Hello everyone, good evening. Am I audible to all of you? Myself Suraj and I am going to lead the session. I hope you all are doing good. कल जो भी पढ़ाया उसमें किसी को भी कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? हेमलता जी को आवाज नहीं आ रही। सुशील नेवाल, कुछ लोगों को वॉइस प्रॉब्लम है और किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है? सस्मित कुबेर, दिनेश जी वहाँ पे क्रॉस का एक ऑप्शन होगा, आपने एक्शन वॉच में से यहीं से निकाल लिया है, ओपन किया है उसको, हाई एंड लो को। ओके सस्मित जी, वहां पे कहीं भी क्रॉस का एक ऑप्शन होगा, देखिए ये यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा वो। ओके हेमलता जी, हो गया, ठीक है। किन्हीं को भी कोई डाउट है कल वाली क्लास से रिलेटेड? बताइए नित्यानंद जी, क्या डाउट है? फनिकनाथ जी के लिए अभी सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास, ट्रेड टाइगर। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया है सर, ग्रुप में कल की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में सारी सेटिंग्स है, ट्रेड टाइगर डाउनलोड कैसे करना है उसकी सारी सेटिंग्स है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए, उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। हाँ नित्यानंद जी, हम लोग इसको सेटिंग्स जो भी हैं उनको परमानेंटली सेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं हमें बार बार वो सारी सेटिंग्स करनी पड़े, वो मैं बता देता हूँ अभी। हमें किसी भी स्क्रिप्ट का ग्राफ ओपन करना है तो उस इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे हमें डबल क्लिक करना होता है। जैसे हमें बाटा इंडिया का ग्राफ ओपन करना है, इस पे हमने डबल क्लिक कर दिया। हमें डी फॉर डेली C4 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ओपन कर लेना है, बाकी सारी सेटिंग्स हमारे पास एज इट इज हैं, वो सेव्ड हैं। ये ग्राफ जब हम ओपन करें तो यही कैंडलस्टिक फॉर्मेट में करें,
उसके लिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा। चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे हम, चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, सेव चार्ट एज टेम्पलेट। चार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद ऊपर से थर्ड ऑप्शन है चार्ट, वहां उसके अंदर है सेव चार्ट एज टेम्पलेट। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने मार्केट वॉच सेव करी थी, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर इसको सेव करने के लिए ऑप्शन आ गया है। कुछ भी हम इसको नाम दे देंगे। ये हमने इसको सेव कर दिया। इसे सेव करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है, वापस से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जनरल सेटिंग में नीचे नीचे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन होती है, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ सेव किया था टेम्पलेट। उसको ओपन करके यहाँ पर देखिए, ये पहले ब्लैंक था, अभी इसमें जो हमने ग्राफ से करके टेम्पलेट सेव किया था वो यहाँ पर आ गया है। अब हमें इसको सेव कर लेना है। अब जब भी हम इस ग्राफ को ओपन करेंगे तो हमारे पास इसी तरह से ग्राफ ओपन होगा। एसीसी का ग्राफ मैंने ओपन किया, ये इसी तरह से ग्राफ मेरे पास आएगा। क्लियर है ये? ओके। कल तक सिर्फ हमने ग्राफ सेटिंग्स पढ़ी थी, चार्ट सेटिंग पढ़ी थी, ट्रेड टाइगर के बारे में पढ़ा था, कैसे हमें ट्रेड टाइगर को ऑपरेट करना है। अभी हम लोग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सीखेंगे कि कैंडल्स बनती कैसे हैं, हमें किस हिसाब से यूज में लेनी है। कल आपको याद होगा हम लोग T4 ट्रैकर बॉल पे प्रेस करने के बाद किसी भी कैंडल का, हमें इस कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज जानना है, तो उसको हम यहाँ पर देख पा रहे थे। जो भी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी कैंडल के बारे में वो बताएगा। जैसे ये 10 Feb की कैंडल है, उसमें इसका ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ लिख रखा है। ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है। रेड कैंडल फॉर्म होने का मतलब है प्राइस में डाउनफॉल आया है। ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, इसका ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ आ गया है यहाँ पे। ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस में अप मूव आया है। एडिटिंग से हम लोग समझते हैं। ये कोई भी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस इसमें ऊपर गई है, इसमें बाइंग प्रेशर था, बाइंग आई, बाइंग के बाद प्राइस ऊपर चली गई। किसी भी ग्रीन कैंडल का ये जो भरा हुआ जो हम पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, उसको बॉडी पार्ट बोलते हैं। उसके अलावा जो ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट है, जिसे हम शैडो बोलते हैं, उसे हम बेस पार्ट बोलते हैं, सॉरी विक पार्ट बोलते हैं। ये बॉडी है जो भरा हुआ पार्ट है, और जो खाली है जो ये शैडो है, उसको विक बोलते हैं। बॉडी एंड विक। किसी भी ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे रहता है। हम समझते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन, यदि हम लोग इस कैंडल को एक दिन की मान रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर दिन प्राइस 100 रुपीज पे ओपन हुई थी। 100 रुपीज पे ओपन होने के बाद उसकी क्लोजिंग 11
0 थी। ग्रीन कैंडल में प्राइस हमेशा नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी, तभी आइडिया लगता है कि इसमें बाइंग आई है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में ये होता है कि जब भी कोई प्राइस नीचे से ऊपर जाकर क्लोज हुई है तो उस कैंडल को ग्रीन फॉलो कर देते हैं। बॉडी का नीचे वाला पार्ट हमेशा ओपन रहता है, बॉडी का ऊपर वाला पार्ट हमेशा क्लोज रहता है ग्रीन कैंडल में। नीचे शैडो में जो लोअर विक है, ये जो इसकी लोअर विक है, ये इस पर्टिकुलर कैंडल का लो है। प्राइस 100 रुपये पर ओपन हुई इस पर्टिकुलर दिन। 100 रुपये ओपन होने के बाद नीचे आई, 98 का लो लगाया, 98 का लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर गई, और ये जो विक पार्ट का हायर पॉइंट है, ये वाला, ये समझते हैं 115, मतलब इतना ये हाई गई थी प्राइस उस पर्टिकुलर दिन में। ग्रीन कैंडल का नीचे वाला पार्ट जो कि विक का पार्ट है वो लो है, ऊपर वाला पार्ट है वो हाई है। बॉडी के लोअर वाला पार्ट ओपन है, और बॉडी के हायर वाला पार्ट क्लोज है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ग्रीन कैंडल की बॉडी में, बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा ओपनिंग पार्ट होता है, मतलब प्राइस वहां पे ओपन हुई है। बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्लोजिंग प्राइस होती है। विक का नीचे वाला पार्ट है वो लो रहता है, और विक का ऊपर वाला पार्ट जो है वो हाई रहता है। सेम केस हम देखें ग्रीन कैंडल के साथ। रेड कैंडल के साथ। रेड कैंडल में बॉडी का अपर पार्ट जो होगा वो हमेशा ओपनिंग प्राइस रहेगी, बॉडी के अपर वाला पार्ट। रेड कैंडल बनने के पीछे का कारण रहता है कि प्राइस ऊपर से नीचे आई है। प्राइस ऊपर से नीचे आई है तो ओपन रहेगा ऊपर वाला पार्ट बॉडी का, और बॉडी का नीचे वाला पार्ट उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए क्लोज रहेगा, वो क्लोजिंग रेट है। ये समझे अपन कि प्राइस जो है 100 पे ओपन हुई, उसके बाद 90 पे आके वो क्लोज हो गई। ये जो विक वाला पार्ट है, जो शैडो वाला पार्ट है, वो जो रेड कैंडल का लोअर पॉइंट है, वो उस पर्टिकुलर कैंडल का लो प्राइस होगा। समझते हैं कि ये वाला ये 100 रुपये पर प्राइस ओपन हुई, 100 रुपये पर प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आई, उसने 88 का लो लगाया, 88 का लो लगाने के बाद उसने क्लोजिंग दी, वो 90 रुपीज पे दी। तो क्लोजिंग की वजह से बॉडी बनी रेड कैंडल की, नीचे प्राइस आई तो नीचे वाला जो पार्ट है वो बॉडी का वो क्लोजिंग है, ऊपर वाला पार्ट रेड कैंडल का ओपनिंग है, नीचे वाली विक जो है वो लो है, और ऊपर वाली विक जो है वो हाई है। कैंडल चाहे रेड हो या ग्रीन हो, दोनों के हाई और लो वो विक से ही कंसीडर होते हैं। हायर विक मतलब वो उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई, लोअर विक मतलब वो उस पर्टिकुलर कैंडल का लो। चेंजेस होता है वो सिर्फ बॉडी पार्ट में होता है। जी अमन जी।
हाई और लो सेम रहेगा रेड और ग्रीन कैंडल के लिए, ओपन और क्लोज अलग अलग है। यदि ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी। हाई लो ओपन क्लोज ग्रीन कैंडल कैसे बनी, रेड कैंडल कैसे बनी, ये पता चल गया सबको। ठीक है, एक बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम इस रेड कैंडल की बात कर रहे हैं। इस रेड कैंडल पे मैंने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की नंबरिंग H1, H3, H2, H4 इधर लेफ्ट साइड में दे रखी है। देखिए H3, H1, H2, H4। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस रेड कैंडल का ओपन कौन सा है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी ओपनिंग पे मैंने मार्क करी है। H1, H2, H3, H4। ओके, कैंडल का लो क्या है? ओके, क्लोजिंग क्या है कैंडल की? गौरव जैन जी बोल रहे हैं क्लोजिंग H1 है। दिनेश गोयल जी ने भी H1, ठीक है सर। क्लोजिंग जो है गौरव जी H2 है इसकी, H2 जो हमने मार्क करी है वो क्लोजिंग है। रेड कैंडल की बॉडी का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। H3 इस पर्टिकुलर कैंडल का हायर पॉइंट है। इस दिन 1506.33 पर ये प्राइस ओपन हुई थी एसीसी की। उसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया, नीचे या ऊपर कहीं भी गई हो प्राइस, नीचे पहले नीचे आई हो या पहले ऊपर आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंडल ने पहले हाई लगाया उसके बाद डाउन गई। पहले यहाँ पर नीचे यहाँ तक आ सकती है, मिड तक। पहले प्राइस नीचे आई, उसके बाद ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इसने हाई लगाया, हाई लगाया तो हाई लगाने वाला पॉइंट ये है अपना H3। उसके बाद प्राइस में और सेलिंग आ गई, और सेलिंग आते 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 प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद इसने ये H4 जो हमने मार्क करी है 1417 का, यहाँ पर इसने लो लगाया। ओके हेमलता जी, 1417 का इसने लो लगाया है। लो लगाने के बाद प्राइस थोड़ा सा जरा सा ऊपर गई और इसने क्लोजिंग दी H2 के पास, तो इसकी क्लोजिंग हो गई 1426 पे। 1426 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। कपिल जी आपको क्लियर हो गया ये? जी सर, कभी भी प्राइस एक पर्टिकुलर कैंडल को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये हमने डेली का चार्ट ओपन कर रखा है, मतलब एक कैंडल एक दिन की है। उस दिन यदि हम 15 मिनट की कोई कैंडल पे स्टडी कर रहे होते, जैसे 15 मिनट की मैंने
H1 इज ओपनिंग सर, सस्मित जी, H1 इज ओपनिंग, क्योंकि इसका बॉडी का अपर पार्ट जो है वो ये है, रेड कैंडल का ओपन यहाँ पर हुई थी प्राइस, उसमें सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई, लगातार सेलिंग रही इसमें, तो क्लोजिंग वाला पार्ट जो है वो H2 है, हाई इसका H3 है, लो इसका H4 है। ये मैंने डेली कैंडल ओपन कर रखी थी। अब हम 15 मिनट की बात करते हैं। इस कैंडल की बात करते हैं अपन। इस कैंडल में आप लोग मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर कैंडल का लो क्या है? H5, H6, H7, H8 है। ओके, H8। इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग क्या है? गौरव जैन जी बोल रहे हैं H7, बाकी सभी का ठीक है। हेमलता जी H7, H8। सर हम लोग क्लोजिंग की बात कर रहे हैं जी, H6 है इसकी क्लोजिंग, क्योंकि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो होती है वो बॉडी का अपर पार्ट होता है। इस पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी का अपर पार्ट ये है, ये वाला। इस कैंडल की बॉडी का लोअर पार्ट ये है, जो कि इसकी ओपनिंग है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इस कैंडल का लोअर पॉइंट जो है वो ये है, मतलब इसने यहाँ पे लो लगाया। विक का जो लो है वही इस पर्टिकुलर कैंडल का लो है, और विक का जो हाई है वही इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको? अब ये 15 मिनट की कैंडल है, ऐसा नहीं कि ये दिन में, पूरे दिन भर में, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर प्राइस ने क्या मोमेंट दिया, कितना हाई रहा, कितना लो रहा, ये उसके लिए है। हम लोग इस कैंडल की बात कर रहे हैं अभी, जो मैंने मार्क करी है, रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें विक का कोई पार्ट नहीं है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ विक का कोई पार्ट नहीं है। तो क्या इस कैंडल का हाई हम लोग कंसीडर करेंगे? ओपनिंग और हाई में क्या डिफरेंस है, लो में क्या डिफरेंस है इस कैंडल के? जी सर, जहां पर ये कैंडल ओपन हुई थी उसके बाद ये उस प्राइस से ऊपर नहीं गई, मतलब जो इसकी ओपनिंग है वही इसका हायर पॉइंट है। H1 ही इसका हायर पॉइंट है और H1 ही इसका ओपनिंग पॉइंट है। H2 जो है इसकी क्लोजिंग है और H3 इसका लोअर पॉइंट है, जहां पर, जहां तक का इस पर्टिकुलर कैंडल ने 15 मिनट के अंदर लो लगाया था। और क्लियर करने के लिए हम लोग इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ओपन लो हाई, ओपन हाई लो और क्लोज, ये चारों चीज वहां पे हमारे पास आ रही हैं। तो ओपन और हाई जो है 1447.50, 1.447.50, ये ओपन और हाई है, मतलब दोनों सेम है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास रेड कैंडल के लिए भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल के लिए भी हो सकता है। जैसे ये कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो हम बात कर रहे हैं इसकी, ये क्लियर है सबको?
ठीक है। ग्रीन कैंडल हमेशा बाइंग की वजह से जब प्राइस नीचे से ऊपर आती है तो बनती है। रेड कैंडल हमेशा प्राइस सेलिंग की वजह से बनती है जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दिनेश जी। जो स्मॉल कैंडल हैं उनके बारे में वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ कैंडल्स आपने देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। कुछ ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये छोटी ये छोटी। कुछ ये बहुत बड़ी बड़ी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स हैं। उन्हीं के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम उनको क्या नाम देंगे, कौन सी कैंडल क्या है। देखिए, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल, इसका ओपन ये, हाई ये, लो ये, क्लोज ये। प्राइस में बाइंग आई तो ये ऊपर गई। इस तरह की कोई भी ग्रीन कैंडल हो, इस तरह की कोई भी ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। ये बॉडी वाला पार्ट इन दोनों विक वाले पार्ट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये जो बॉडी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यदि विक पार्ट से ज्यादा है तो हम इसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। दोनों विक, इन दोनों विक को मिलाकर, ऊपर वाले और नीचे वाले विक को मिलाकर मिलने के बाद भी यदि ये बॉडी वाला पार्ट जो है ज्यादा है हमारे पास, तो हम इसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। दोनों विक वाले पार्ट से बॉडी वाला पार्ट ज्यादा है तो हम इसे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास नॉर्मल है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ ओपन करके इतना लो लगाया, यहाँ हाई गया, ये वाला पॉइंट हाई था और ये इसकी क्लोजिंग थी। यदि कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होती तो भी हमारे पास बॉडी वाला पार्ट ज्यादा है और विक वाला पार्ट कम है। ऊपर और नीचे के दोनों की विक को मिलाकर बॉडी वाला पार्ट हमारे पास ज्यादा है। इसे भी हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही बोलेंगे। बट ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ बनी है। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ बनी है। हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्राइस नीचे से काफी ऊपर गई और इसने जहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद एक अच्छे पॉइंट पे क्लोजिंग दी है। इस कैंडल के कंपैरिजन में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो हमें ये वाली जो है स्ट्रॉन्ग मूव लग रही है और ये जो है नॉर्मल मूव है।
क्योंकि प्राइस ने ऊपर की तरफ अच्छा मूव दिखाया है। ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनने के पीछे का कारण होता है बायर का ज्यादा होना। ये समझिए इस वाले कैंडल, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तो यहाँ पे बायर ज्यादा थे, सेलर कम थे। जब भी ज्यादा बायर होंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगी। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल की। ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग की फॉर्मेशन दोनों कैंडल्स के लिए, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, सेम रहेगी। एक्साइटिंग की फॉर्मेशन कि एक्साइटिंग हम किस कैंडल को बोलेंगे जिसका बॉडी वाला पार्ट ज्यादा होगा। हमेशा दोनों विक मिलाने के बाद भी बॉडी का पार्ट यदि ज्यादा हो, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, वो एक्साइटिंग ही रहेगी। अब रेड बनी है तो रेड एक्साइटिंग, ग्रीन बनी है तो ग्रीन एक्साइटिंग। ये वाली जो रेड एक्साइटिंग कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि इसमें प्राइस ज्यादा नीचे आई है। जहां पर ओपन हुई थी उसके बाद बहुत ज्यादा नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये वाली कैंडल नॉर्मल है क्योंकि इसमें सेलिंग कम थी, सेलर्स कम थे। इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, और ये जो बड़ी रेड कैंडल है जिसको हम रेड एक्साइटिंग स्ट्रांग दे रहे हैं, इसमें नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, मतलब ज्यादा सेलर्स थे। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमेशा सिग्निफाई करती है कि उसमें नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर से ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर से ज्यादा आए हैं। रेड एक्साइटिंग हमेशा सिग्निफाई करती है कि इसमें नंबर ऑफ सेलर नंबर ऑफ बायर से ज्यादा आए हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ। अनिक नाथ जी को कोई डाउट है बताइए। जी सर, पर्टिकुलर मेजरमेंट है, वो हम लोग अभी बेस कैंडल पे आने वाले हैं। जो छोटी छोटी कैंडल्स थी, जी परसेंटेज टर्म्स में ही है, उसको हम बताएंगे। ये समझ लीजिए कि टोटल कैंडल का 50% वाला पार्ट, 50% पार्ट यदि बॉडी का ज्यादा है, टोटल पूरी कैंडल का 50% पार्ट बॉडी का ज्यादा है, 50% से ज्यादा पार्ट जो है वो बॉडी का है, तो वो एक्साइटिंग कैंडल है। और यदि विक का 50% से ज्यादा है तो बेसिंग कैंडल है, जिसको हम डोजी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग बेस कैंडल का नाम उसको देंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर।
अब इसमें आप देख रहे हैं कि जितनी भी कैंडल्स बनाई हैं मैंने, वो सारी की सारी कैंडल्स का बॉडी पार्ट, ये वाला जो बॉडी पार्ट है वो विक पार्ट के कंपैरिजन में कम है। इस पूरी कैंडल की स्ट्रेंथ हम देखें तो 50% वाला जो पार्ट है वो विक का बड़ा है, बॉडी का छोटा है, ये चारों कैंडल्स में। जब भी ऐसा सीन हो उस कैंडल को हम बेस कैंडल बोलते हैं। एक्चुअली बेस कैंडल बनती क्यों है? बेस कैंडल बनने के पीछे का कारण रहता है बाइंग सेलिंग की फाइट होना। जब भी बराबर मात्रा में बायर और सेलर आ रहे हैं, जी बिल्कुल शिवम जी, बायर सेलर आर ऑलमोस्ट इक्वल। जब भी बायर और सेलर फाइट कर रहे हैं, मैं समझिए मैंने 1 लाख बाइंग का ऑर्डर लगाया, किसी ने 1 लाख सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया, बराबर बाइंग सेलिंग चल रही है। इस तरह की फाइट की वजह से जो कैंडल फॉर्म होती है वो बेस कैंडल फॉर्म होती है। यदि दो 50 केजी के दो पहलवान रिंग में लड़ रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो उन दोनों में मुकाबला बराबर का होना है, मैच चलते जाना है। वही मुकाबला यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में हुआ है, इसी वजह से ये बेस कैंडल फॉर्म हुई है। बेस कैंडल में हमेशा विक वाला पार्ट बॉडी वाले पार्ट से ज्यादा होता है। बेस कैंडल बनने के बाद ये समझिए कि अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कि ये कोई बेस कैंडल हमारे पास बनी हुई है। अब बेस कैंडल बनने के बाद यदि कोई ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, इस तरह से कोई कैंडल फॉर्म होती है, तो हम कहेंगे कि इस बेस कैंडल में जो बायर सेलर की फाइट चल रही थी, उस फाइट के बाद बायर विन सिचुएशन में रहे। बायर विन सिचुएशन में रहे तो प्राइस ऊपर चली गई। ऊपर चलने के बाद जो रिजल्ट आउटकम उसका निकला वो ग्रीन कैंडल के रूप में निकला, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के रूप में। यदि उसके बाद इसी तरह की बेस कैंडल होती तो फाइट कंटिन्यू चल रही थी, मतलब ना तो कोई बायर जीता है ना सेलर जीता है। बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई है तो मींस वहां पे बायर जीत गए हैं। ये कैंडल्स के फॉर्मेशन हमेशा इंस्टीट्यूशनल की बाइंग या सेलिंग की वजह से होते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो बड़ी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करते हैं। हम लोग जो शेयर बाय करते हैं 100 200 500 1000 2000, उनसे इन कैंडल बन के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही प्राइस पे ऊपर नीचे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़ी मात्रा में 10,000 20,000 50,000 लाख शेयर का ऑर्डर लगता है तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि कैंडल्स ग्रीन रेड और बहुत बड़ी और बहुत छोटी कैंडल बनती है। अब रेड कैंडल के लिए समझते हैं। यस, बिग प्लेयर। बेस कैंडल के बाद यदि कोई भी रेड कैंडल फॉर्म हो, बेस कैंडल के बाद कोई भी रेड कैंडल फॉर्म हो, तो मतलब जो बेस एरिया में बायर सेलर की फाइट चल रही थी, उसके बाद जो आउटकम निकला वो ये निकला कि वहां पे सेलर विन विन सिचुएशन में रहे। अचानक से सेलर ज्यादा आ गए, बायर कम पड़ गए, तो नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो रेड कैंडल बन गई।
ये भी इंस्टीट्यूशनल की वजह से ही फॉर्म हुई है। हम लोग जिस फॉर्मूले को आगे पढ़ने वाले हैं वो है पेंडिंग ऑर्डर्स। जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो इस बेस वाले एरिया में होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशनल की फाइट चली है। समझिए कि आज यदि मैं 10,000 शेयर का ऑर्डर लगाता हूँ, मुझे 156 पे कोई भी चीज बाय करनी है। 156 पे मैंने उस पर्टिकुलर शेयर को की 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए ऑर्डर लगा दिया। तो जरूरी नहीं है कि मुझे 156 पे उसी टाइम पे सारे के सारे जो है मेरे पास शेयर आ जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर बायर को कोई ना कोई सेलर चाहिए होता है और हर सेलर को कोई ना कोई बायर चाहिए होता है। यदि कोई उस रेट पर अपना माल बेच ही नहीं रहा है, सेल ही नहीं कर रहा है, तो मैं उस माल को खरीद ही नहीं पाऊंगा, उन शेयर को खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा, मैंने 10,000 शेयर का ऑर्डर लगाया, 10,000 में से मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर प्राइस पे 157 पे सिर्फ 5,000 सेलर ही मिल पाए, 5,000 सेलर ही मिल पाए। तो जो 5,000 ऑर्डर मेरे थे वो मेरे एग्जीक्यूट हो गए और बाकी के 5,000 जो ऑर्डर थे वो पेंडिंग रह गए। जी सस्मित जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेस वाला पार्ट जो होता है उसमें इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स मींस कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हैं तो हर बायर को कोई ना कोई सेलर चाहिए होता है और हर सेलर को कोई ना कोई बायर चाहिए होता है। यदि मैं बड़ी क्वांटिटी में बाइंग का ऑर्डर लगाता हूँ, मैं 10,000 शेयर बाई करने का ऑर्डर लगाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे वो 10,000 शेयर उसी सेम टाइम और उसी सेम रेट पर एग्जीक्यूट हो जाएं, क्योंकि वहां पर उतने बायर नहीं, सेलर नहीं हैं, तो मैं उन सारे शेयर्स को बाय नहीं कर सकता। समझिए कि मैंने 10,000 शेयर का ऑर्डर लगाया, उस टाइम पे सिर्फ 5,000 ही सेलर थे, तो मेरे 5,000 शेयर जो है परचेज हो जाएंगे, बाकी के 5,000 का ऑर्डर जो है मेरा पेंडिंग रह जाएगा। जो लोग बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जानते होंगे कि जब भी हम लोग बड़ा ऑर्डर लगाते हैं तो कभी भी उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। मींस पार्शली एग्जीक्यूट होता है, फुली एग्जीक्यूट नहीं होता। कुछ ही शेयर हमारे पास आते हैं, पूरे शेयर नहीं आ पाते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पार्शली एग्जीक्यूट वाली चीज हमेशा देखते होंगे जब वो बड़ी क्वांटिटी में यदि कभी कोई ऑर्डर लगाते हैं तो। बेस कैंडल बनने के पीछे का कारण पेंडिंग ऑर्डर्स रहता है। ये क्लियर हो गया सबको? ओके अमन जी। होता है, जनरली होता है ये, जब भी हम बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं तो हमारे सारे ऑर्डर उसी टाइम पे उसी रेट पर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। या तो हमें वो ऑर्डर बाकी के ऑर्डर्स का मॉडिफाई करना होता है या फिर वापस से उसी रेट पर आने का वेट करना होता है। बेस कैंडल क्यों फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म होती है, रेड कैंडल क्यों फॉर्म होती है, हम एक्साइटिंग कैंडल किसे बोलते हैं, बेस कैंडल किसे बोलते हैं, ये सबको क्लियर हो गया है? जी सर, पेंडिंग ऑर्डर मार्केट को इफेक्ट करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम काम करने वाले हैं। उसी स्ट्रेटजी से हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करें, इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट पे चलें और पैसा बनाएं। एक एग्जांपल के साथ हम लोग इस चीज को समझेंगे। एक बारी पहले प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी बेस कैंडल है, कौन सी एक्साइटिंग कैंडल है।
ये वाली जो कैंडल है ग्रीन मैंने जो मार्क करी है, ये एक्साइटिंग कैंडल है या बेस कैंडल है? एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सर। ये रेड कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? एक्साइटिंग और बेस। इसके साइड में ये वाली कैंडल, ये कैंडल, ये वाली कैंडल। ये किसी को दिख नहीं रही हो तो इसको हम जूम करके देख सकते हैं। बिल्कुल बेस कैंडल है, क्योंकि इसकी विक हमें थोड़ा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो डॉट डॉट का पार्टीशन हो रखा है इसने इसको ढक रखा है। ये देखिए यहाँ तक इसकी विक है टोटल। हमें यदि डाउट होता है तो हम उस पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक करके हाई लो का डिफरेंस और क्लोजिंग ओपनिंग का डिफरेंस देख सकते हैं। ये वाली जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है? ये रेड एक्साइटिंग। ये रेड एक्साइटिंग फॉर्म होने का मतलब है यहाँ पर सेलर विन विन सिचुएशन में रहे। जो बायर सेलर की फाइट चल रही थी या सेलिंग के ज्यादा ऑर्डर आए, बायर के कम ऑर्डर आए, इस वजह से प्राइस नीचे आई और नीचे आने के बाद इस प्राइस ने क्लोजिंग नीचे दे दी। क्लोजिंग नीचे देने की वजह से ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई, मतलब यहाँ पर सेलर ज्यादा हावी रहे। ये सेलर ज्यादा हावी रहे, प्राइस नीचे आ गई, रेड कैंडल फॉर्म हो गई। उसके बाद ये एक कैंडल फॉर्म हुई। ये कौन सी कैंडल है? बेस और एक्साइटिंग? बेस कैंडल। अब कोई बता सकता है कि इस बेस कैंडल फॉर्म होने के बाद, ये हमें पता है कि बेस कैंडल बनने के पीछे का कारण है यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हो रही है। अब बेस कैंडल बनने के बाद अपना आउटकम क्या निकल के आना है? क्या दूसरी बेस कैंडल बनेगी, या रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी? हम इस चीज को पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सिर्फ हम अजम्पशन लगा सकते हैं सर, कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें बाइंग आई है सेलिंग आई, बायर जीते हैं सेलर जीते हैं, सिर्फ हम अजम्पशन लगा सकते हैं। कैंडल फॉर्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा। ये देखिए, कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन एक्साइटिंग बनी, बिग ग्रीन एक्साइटिंग बनी, मींस ये जो बायर सेलर की फाइट चली थी उसमें बायर विन विन सिचुएशन में रहे। बिल्कुल कपिल जी, बायर ने जीत गए तो ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी। जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो जिस एरिया में है वो एरिया ये है। ये पूरी बेस कैंडल इस वाले पूरे एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। कितनी बाइंग आई, कितनी सेलिंग आई, वो डीप में हम और आगे पढ़ेंगे आगे वाले सेशंस में।
बट ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने के बाद पता चल रहा है कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग आई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरी कैंडल भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है। बिल्कुल अमन जी, प्राइस ने बूस्ट किया है यहाँ से बहुत अच्छा। 154 से 145 की इसकी रेंज थी, उसके बाद इसने बहुत अच्छा बूस्ट किया है। जी सर, एक्साइटिंग कैंडल मूवमेंट डिसाइड नहीं कर रही, एक्साइटिंग कैंडल ये डिसाइड कर रही है कि जिस बेस कैंडल के बाद में वो बनी है वहां पे बायर के और बाइंग के ऑर्डर है या सेलिंग के ऑर्डर है। तीसरी कैंडल भी ग्रीन एक्साइटिंग है। चौथी, लगातार 1 2 3 4 और फिर थोड़ी सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पर, फिर बेस कैंडल बनी और लगातार फिर से प्राइस ऊपर जाती गई। 157 से 340 के पास प्राइस पहुंच गई, डबल से भी ज्यादा। तो सोचिए इस वाला जो बोरिंग एरिया जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो मार्क किया है, इसमें कितने पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। यदि एक ही एक्साइटिंग कैंडल बन के रह जाती तो थोड़े कम ऑर्डर थे, 2 बनी तो ज्यादा, 3 बनी तो बहुत ज्यादा, और जितनी ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल बनी मतलब प्राइस को उन पेंडिंग ऑर्डर्स ने बहुत ऊपर तक उछाला है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में उतने ज्यादा ही बायर हैं, उतने ज्यादा ही पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जहां से प्राइस ने मूवमेंट दिया है। कोई पता नहीं लगा सकता इसमें नंबर ऑफ कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितने भी पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, कितने भी पेंडिंग शेयर्स हो सकते हैं। आने वाले हैं कपिल जी, हम उसी पॉइंट पर आने वाले हैं, कब हमें उसमें एंटर करना है, कब हमें ये भागती हुई प्राइस को पकड़ना है, वही हम लोग देखने आगे पढ़ेंगे। ये पूरी एरिया में, बेस एरिया में, बोरिंग, इसको बेस एरिया भी बोल सकते हैं, बोरिंग एरिया भी बोल सकते हैं। कितने ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का हमें पता नहीं लग सकता, बट जो उसके बाद जो फॉर्मेशन बना है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का, उसे देख के पता लगता है इसमें बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। वो पेंडिंग ऑर्डर्स हर प्राइस पे हैं। हर प्राइस पे इस पूरी कैंडल में जो है पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। मान के चलिए इस एरिया में टोटल 10 लाख बायर हैं, इस एरिया में टोटल 10 लाख बायर हैं। अब प्राइस जब इतना हाई लगाने के बाद ऊपर से जब नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी और वो 4 लाख सेलर के साथ आ रही है, तो चांसेस है, क्या बनेंगे चांसेस कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं मिड के थोड़े से ऊपर से ऊपर तक आए, यहाँ तक बायर सेलर की फाइट चले, जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे उन पेंडिंग ऑर्डर्स की और जो नए ऑर्डर डल के सेलिंग प्राइस आई है, सेलिंग जो प्राइस आई है सेलर के साथ, उन दोनों की फाइट चले। फिर जैसे ही प्राइस नीचे आए तो हमारे जो पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हों। ओके सस्मित जी, मैं रिपीट करता हूँ, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में हर पॉइंट पे बायर सेलर है, हर पॉइंट पे बायर सेलर है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस एरिया में 10 लाख बायर हैं, जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स, हमारे पास 10 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल है तो उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो हमारी तरह काम नहीं करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशनल के साथ जानता है कि नहीं कोई, या कोई काम किया हुआ इंस्टीट्यूशनल के साथ, तो उन्हें जो प्राइस जिस रेट पर चाहिए वो उसी रेट पर उसको
परचेज करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, जहां उन्हें चाहिए, चाहे वो कितने ही दिनों बाद वो रेट आए, वो अपने ऑर्डर्स को कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं। इसीलिए वो इंस्टीट्यूशनल है, हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं और पूरे मार्केट को चलाते हैं। इमोशंस उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। जब प्राइस यहाँ पर ऑर्डर डाला, ऑर्डर डालने के बाद इतना ऊपर गई और ये समझिए 20 लाख पेंडिंग, 20 लाख ऑर्डर डले, उसके बाद 10 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और प्राइस ऊपर चली गई, तो 10 लाख ऑर्डर यहाँ पर बच गए, 10 लाख ऑर्डर यहाँ पर बच गए। तो प्राइस जब वापस इसमें आएगी तो क्या ये जरूरी नहीं है बाकी के पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट हों, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो इस प्राइस को वापस ऊपर भेज दें। पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी प्राइस लौट कर पेंडिंग ऑर्डर्स में आती है, वो पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और एग्जीक्यूट होने के बाद वो प्राइस ऊपर चली जाती है। प्राइस कहाँ से जाएगी, कितना ऊपर से जाएगी, कितना नीचे से जाएगी, वो हम समझते हैं। अभी ये मानते हैं कि इसमें 10 लाख जो है पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। प्राइस यदि ऊपर से आ रही है, ये प्राइस आई ऊपर से, और इस प्राइस में 5 लाख जो है सेलिंग प्रेशर है, तो बायर और सेलर की फाइट चलेगी। आधे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, प्राइस थोड़ा सा और नीचे आने के बाद, क्योंकि सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, हमारे पास बायर की क्वांटिटी ज्यादा है, सेलर तो खत्म हो गए, तो प्राइस वापस से जो है रिवर्ट हो सकती है। ये प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ रिवर्ट हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए। और यदि प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर की से आ रही है, माना कि 8 लाख सेलिंग ऑर्डर लेकर आ रही है, तो प्राइस थोड़ा डीप तक जाएगी। डीप तक जाने के बाद यदि और ज्यादा सेलिंग नहीं आती है, फिर भी हमारे पास बायर तो ज्यादा है ना, तो भी प्राइस ऊपर की तरफ लौट जाएगी। और यदि प्राइस बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, 15 लाख सेलर के साथ आ रही है, तो प्राइस इस जोन को तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास सेलर ज्यादा हो गए, बायर कम रह गए। कब कितने बायर हैं, सेलर हैं, नंबर्स का हम लोग पता नहीं लगा सकते, बट आइडिया हो जाता है कैंडल की स्ट्रेंथ देख के कि कितने सेलिंग प्रेशर के साथ प्राइस आ रही है और कितने बाइंग सेलिंग के साथ प्राइस आ रही है। वो हम आगे बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अभी इस कैंडल को देखिए आप, इस फॉर्मेशन जो हमने बनाया है, इसमें जब ये कैंडल फॉर्म कब हुई, ये डिमांड जोन फॉर्म कब हुआ, राइट साइड में देखिए 28 फेब 2014 में ये फॉर्मेशन बना। उसके बाद प्राइस ने हाई लगाया, डबल गई प्राइस, और डबल जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आई। नीचे आई, आधे से ज्यादा जोन में एंटर हुई, और एंटर होने के बाद जहां पर प्राइस थी उससे जहां से लौटी थी उससे ज्यादा ऊपर ऊपर जाती गई। ये वाला पार्ट हम यहाँ तक देखते हैं, ये 350 से भी ऊपर प्राइस चली गई। तो देखिए पेंडिंग ऑर्डर्स ने कितना अच्छी तरह से अपना काम किया और प्राइस को कहां तक पहुंचा दिया। जब प्राइस 157 आई थी, इस कैंडल का लो है 148। टीवी चैनल्स वाले, न्यूज वाले, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आते हैं, वो सब लोग इस तरह की खबरें छापते हैं कि स्टॉक 150 से नीचे आ चुका है। अब
स्टॉक सिंगल डिजिट में भी डबल डिजिट में भी आ सकता है, मतलब 100 से भी नीचे आ सकता है। तरह तरह के आंकड़े देते हैं, तरह तरह के नंबर्स देते हैं। किसी ने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया था 350 पे, तो प्राइस कहाँ पर आ गई, नीचे आ गई, इतना इतना उसका पैसा बच गया है। पूरी तरह से रिटेलर्स को डराने का काम होता है। ये माहौल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसा कि बताया था, हर बायर को सेलर चाहिए, हर सेलर को बायर चाहिए। जब भी इंस्टीट्यूशनल को बाइंग करनी है, जब भी इंस्टीट्यूशनल को बाइंग करनी है, तो उन्हें सेलर की जरूरत पड़ेगी, सेलर चाहिए। जब प्राइस नीचे आ गई, 150 आ गई, तो मार्केट में माहौल बनाया जाता है कि सेल करो, सेल करो, सेल करो, प्राइस और नीचे जा सकती है, और नीचे जा सकती है, और नीचे जा सकती है। रिटेलर लोग जो होते हैं, हम आप जैसे लोग जो कि ये सब चीजें नहीं समझते हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं, अपने पूरा जो भी माल पड़ा है उसको बेचना शुरू कर देते हैं। वही चीज को इंस्टीट्यूशनल बाय करते हैं, लगातार बाय करते जाते हैं, लगातार बाय करते जाते हैं। उनको जितने शेयर चाहिए उतने मिल गए। जब प्राइस 350 के आसपास थी, 340 के आसपास थे, यहाँ से समझिए इंस्टीट्यूशनल ने बाय करना शुरू किया, प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाकर उन्हें प्रॉफिट बुक करना है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें अपने जो शेयर है वो सेल करने पड़ेंगे। जब उनको शेयर सेल करने हैं, तो उनको कोई बाय करने वाला भी चाहिए। जब प्राइस 350 चली गई, तो टीवी चैनल्स पे, मनी कंट्रोल पे, और भी तमाम जगह जो भी फाइनेंस की कहाँ पे, जहाँ पे फाइनेंस के प्रमोशंस होते हैं, वहाँ पे सब जगह यही खबरें चलाई जाती हैं कि एसबीआई इतना अच्छा बैंक है, आने वाले टाइम में 500 जाएगा, 600 जाएगा, इसको खरीदना चाहिए, ये इसमें बाइंग कर रहा है, इतनी इसमें विंडो ओपन हो गई, इतना इसकी कमाई हो रही है, अच्छा ही अच्छा चलाया जाएगा। हम आप लोग सोचेंगे 350 हो गया, अब तो पता नहीं कितना हो जाएगा, ये एक साल में डबल हो गया, तो आने वाले एक साल में और डबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं, इंस्टीट्यूशनल को बायर मिल जाते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, प्राइस सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आ जाती है। ये हमेशा होता रहता है मार्केट में, हमेशा न्यूज रूमर्स ये चलती रहती हैं। इंस्टीट्यूशनल चलाते हैं अपने ऑर्डर्स के लिए, अपने लिए, और उसमें पिस्ता कौन है? हम लोग रिटेलर्स। हम लोग इंस्टीट्यूशनल तो नहीं बन सकते अभी के लिए, बट इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट्स फॉलो कर सकते हैं। जी सर, कपिल जी। बिल्कुल अनिल जी, हमें एंट्री का वेट करना है। ये हमेशा मार्केट में रिपीट होता ही होता है। समझिए आपके पास कोई खाली जमीन है, कोई प्लॉट है आपके पास, 50 लाख का कोई प्लॉट है। अब यदि उसके बारे में आप बोलना बोलना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे तो एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ पे रेलवे लाइन डलने वाली है, यहाँ पे ये मॉल बनने वाला है, ऐसा माहौल सब जगह बन जाएगा, तो उसकी प्राइस बाय डिफॉल्ट ही वहां पे इतने सारे आपके पास बायर आ जाएंगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, प्राइस बढ़ जाएगी। आप अपना माल बेच देंगे, चाहे वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा हो, ना ही मॉल बन रहा है, ना ही एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। इसी तरह की रूमर्स यहाँ पर चलाई जाती हैं। जब आपको खरीदना है, कुछ सस्ता खरीदना है, तो उसके बारे में गलत गलत खबरें फैलाते हैं कि ये जगह वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ करना चाहती है, इन सारी जगह को हड़प लेगी गवर्नमेंट डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग। आदमी डर के उसको लो प्राइस पे सेल कर देता है, जिसको बाय करना था उसका काम हो गया। सेम स्टॉक मार्केट में होता है।
जब भी 150 प्राइस होगी, 300 रुपए की चीज कोई आधी होकर 150 आ गई, वहां पर कोई भी रिटेलर उसको बाय करना पसंद ही नहीं करेगा। हम रिटेलर लोग चीप जो प्राइस होती है उसको बाय करना चाहते ही नहीं है शेयर मार्केट में। हमें कुछ भी खरीदना है, घर के लिए सामान लेना है, वेजिटेबल्स खरीदने हैं, बाय करने हैं, हम लोग मॉल में जाएंगे, बड़ी शॉप में जाएंगे जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। हमें बिग बाजार जाएंगे, हमें घर के राशन का सामान लेना है, बिग बाजार जाएंगे, डी मार्ट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। शेयर बाजार में कभी भी कोई चीज खरीदना ही नहीं चाहता रिटेलर्स। अभी मिड कैप स्मॉल कैप इतना डाउन है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, बड़े बड़े शेयर ऑल टाइम हाई पे है, मिड कैप स्मॉल कैप इतना डाउन है। बट मिड कैप स्मॉल कैप में जिन लोगों की म्यूचुअल फंड्स चल रहे थे, जो लोग उसमें कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे थे या खुद इंडिविजुअल शेयर्स में बाइंग कर रहे थे, उन लोगों ने अभी रोक दिया, लोअर प्राइस पे बाय नहीं कर रहे हैं। इमोशंस प्रॉब्लम, अखिल जी, बिल्कुल सही बात है। अब जब उसमें बाइंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ 10-15 कंपनी है, 20 कंपनी है, हमेशा ही परमानेंट क्लोज हो जाएंगी, नीचे ही रहेंगी। साइकिल होता है मार्केट का, कभी मिड कैप स्मॉल कैप चलता है, कभी लार्ज कैप चलता है, कभी कोई शेयर चल रहा है, कभी कोई शेयर चल रहा है। वो साइकिल जैसे ही खत्म होगा, अभी टीवी पे भी कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप की सलाह नहीं देता है खरीदने की। जैसे इंस्टीट्यूशनल को लगेगा कि हाँ अपना काम हो गया है, मिड कैप स्मॉल कैप फटाक से भागने लग जाएंगे। हम लोगों ने टाटा मोटर्स इस रेट पर नहीं खरीदा, पीएनबी इस रेट पर नहीं खरीदा, और भी बहुत सारे शेयर जो नीचे आ रखे हैं अच्छे अच्छे कंपनीज के, वो नहीं खरीदे तो वो चले गए। जब वो शेयर डबल हो जाएंगे, तब न्यूज वाले भी और नस तरह तरह के आर्टिकल आएंगे हमारे पास, फिर हम लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और हम लोग बाय कर लेंगे। वहां पे इंस्टीट्यूशनल अपने ऑर्डर सेल कर देंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, हम लोग फिर फंस गए। यही खेल हमेशा चलता है, न्यूज का, इमोशंस का, बाइंग का, सेलिंग का, इंस्टीट्यूशनल का, रिटेलर का। हम रिटेलर इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट फॉलो करके ही पैसे कमा सकते हैं। वो जो हम थ्योरी सीखने वाले हैं उसी से हम लोग काम करेंगे, और उसी से ही अच्छी ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे और पैसा बनाएंगे। आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग, अभी तो बस शुरुआत है, दूसरा ही सेशन है। ये यहाँ तक जो मैंने एसबीआई का एग्जांपल बताया, बेस कैंडल का फॉर्मेशन, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे पता लगाएं कि कौन सी बाइंग स्ट्रांग है, कौन सी सेलिंग स्ट्रांग है, वो चीज अभी हम पढ़ते हैं।
ये हमारे पास 3 फॉर्मेशन है। ये बेस कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। मतलब यहाँ पर जो बायर सेलर की फाइट हुई उसमें बायर विन विन सिचुएशन में रहे, और ये ग्रीन एक्साइटिंग बनी, यहाँ पर बाइंग आई। इस वाले फॉर्मेशन को हम नॉर्मल बाइंग बोलेंगे कि ये नॉर्मल बाइंग है। इसके मुकाबले ये वाली ग्रीन कैंडल ज्यादा एक्साइटिंग है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है यहाँ पे। मतलब ये जो बायर सेलर की फाइट हुई थी वो उसमें बायर तो विन विन सिचुएशन में रहे ही, बट ज्यादा संख्या में ज्यादा नंबर्स में जो है बायर्स आए, और उसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई, ज्यादा बड़ी रेड ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, तो वो बाइंग स्ट्रांग हो गई। जी सर, लेस पेंडिंग ऑर्डर जो नॉर्मल बाइंग है, मतलब वहाँ पे कम पेंडिंग ऑर्डर है। जो ज्यादा स्ट्रांग बाइंग है उसमें उससे ज्यादा स्ट्रांग पेंडिंग ऑर्डर है, ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। ये वाली कैंडल में लगातार दो, ये वाले फॉर्मेशन में लगातार दो ग्रीन कैंडल बनी है, एक ये और एक ये, और प्राइस इस इन सब से ऊपर गई है। तो मतलब ये वेरी स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग आई है। ये वाला फॉर्मेशन नॉर्मल बाइंग का, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, ग्रीन कैंडल बनी ऊपर गई बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई। ये स्ट्रांग बाइंग क्योंकि पिछले वाले जोन से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा अच्छा ऊपर गई। और ये वेरी स्ट्रांग बाइंग क्योंकि इसमें लगातार 2 दिन तक प्राइस हमेशा ऊपर ही रही है और बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। ये तीनों सेलिंग प्रेशर के फॉर्मेशन हैं कि बेस कैंडल बनने के बाद बिग रेड कैंडल बनी, मतलब वहां पर बायर सेलर की फाइट होने के बाद सेलर विन विन सिचुएशन में रहे। एक एक्साइटिंग कैंडल बनी है बेस कैंडल के बाद, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल सेलिंग आई है।
इसके कंपैरिजन में दूसरे वाले फॉर्मेशन में बड़ी रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो इसमें फर्स्ट वाले फॉर्मेशन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। और जो तीसरा फॉर्मेशन है उसमें इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है बेस कैंडल के बाद, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बिल्कुल हरीश जी। दोनों में सेम है बाइंग और सेलिंग में, बस फर्क ये है कि कितना बड़ा मूव आ रहा है, जो बेस कैंडल के बाद कितनी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल बन रही है। यदि बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है बेस कैंडल के बाद तो बाइंग आई है, उससे ज्यादा बड़ी है स्ट्रॉन्ग बाइंग, और सब बहुत ज्यादा बड़ी है प्राइस रुक नहीं रही है, जो हमने एसबीआई का एग्जांपल देखा, मतलब बहुत अच्छी बाइंग है। सेम केस सेलिंग के लिए है, बेस कैंडल के बाद एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी है वो नॉर्मल सेलिंग है, ज्यादा बड़ी एक्साइटिंग कैंडल है बेस कैंडल के बाद वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, और बहुत ज्यादा बड़ी दो कैंडल है तीन कैंडल है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। जो अभी तक पढ़ाया है उसमें किसी को कोई भी डाउट हो कि बाइंग सेलिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेस कैंडल क्या होती हैं, एक्साइटिंग कैंडल क्या होती हैं? एसबीआई वाला जो एग्जांपल बताया उसमें किसी को कोई डाउट हो? कुछ देर बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपने हाथ से उनको नोट डाउन करना जो भी हमने पढ़ाया है। जितना ज्यादा अपने हाथ से लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन ही आगे चल के आप अपने काम आने वाले हैं। एक बार रिकॉर्डिंग देखना ही, जो भी लाइव में है उनको भी रिकॉर्डिंग देखनी है, जो नहीं है उनको भी देखनी है, सभी को रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, सेशन क्लोज करते हैं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जी सस्मित जी।